हेलो मित्रों, बताएं आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, इधर जो है पढ़ाई चल रही थी शिक्षण के विषय में। मैंने कहा बीच बीच में कुछ ज़रूर ज़्यादा तो प्रयास नहीं हो पाता है हमसे, लेकिन जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ बीच बीच में प्रयास ये है, हमारा जो शिक्षण टॉपिक है इस पर जो भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है मैं ज़रूर आपको प्रयास ये करूँगा आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पिछली क्लास में कई क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, अभी जल्द ही मैंने भेजा था आपको कुछ शिक्षण सहायक सामग्री के विषय में चर्चा किए थे। उसके पहले कई क्लास हम लोग शिक्षण के विषय में पढ़ चुके, शिक्षण है क्या, इसके क्या क्या, और ये भी मैंने एक जो है दिया था कि शिक्षण के सवाल कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके विषय में। ठीक है, तो सेम हम वही शिक्षण जालीय सिद्धांत हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहतर आपको नंबर स्कोर कराने वाला है। शिक्षण के सिद्धांत, तो अभी क्या शिक्षण के सिद्धांत, तो शिक्षण के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। तो उसके पहले थोड़ा शिक्षण के विषय से पहले हमारी क्लास तो जा ही चुकी है आपके पास, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शिक्षण के विषय में जरूर बताऊँ। तो कहा जाता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी भी मतलब एक ऐसे औपचारिक रूप से कह सकते हैं भाई शिक्षण तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से होता है तो देखा जाए, लेकिन शिक्षण कार्य वही होता है जहां पर दो के बीच क्या हो रही हो, अंतःक्रिया हो रही हो। किसके किसके बीच, अध्यापक और शिक्षक के बीच। लेकिन आप लोग जानते हैं तमाम मनोवैज्ञानिक, तमाम शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग परिभाषा भी दे रखा है। इसको कहा गया है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम इन तीनों का एक साथ अंतःक्रिया होता है। तो लेकिन अगर हम देखें तो शिक्षण जो है बालक और शिक्षक के बीच एक अंतःक्रिया होती है। और ध्यान दीजिएगा, बालक और शिक्षक के बीच एक अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया को जोड़ने के लिए एक तीसरा पद क्या आ जाता है भाई, पाठ्यक्रम आ जाता है। क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम अब देखा जाए बालक हो गया, शिक्षक हो, मतलब अगर इसकी परिभाषा थोड़ा सा और बेहतर जानेंगे तो कह सकते हैं शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें कौन होता है बेटा, जिसमें एक पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के पीछे कौन भागता है, बालक, और भागकर किसके पास आता है भाई, शिक्षक के पास आता है। किसके पास होता है, शिक्षक। तो इस तरह से कह सकते हैं तीनों का जो अपना एक व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, यही इसका क्या है, प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया किसमें बदल जाती है बेटा, अंतःक्रिया बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, अंतःक्रिया में। तो कहा जाता है बालक और शिक्षक के बीच शिक्षण एक क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। अब समझ में आया। अब जिसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है, कौन आश्रित चर होता है, कौन मध्यस्थ चर होता है। तो जान लीजिए बेटा, शिक्षक इसमें कौन सा चर है, स्वतंत्र चर है। कौन सा चर है, स्वतंत्र चर है। और बालक इसमें कौन सा चर है बेटा, आश्रित चर माना जाता है। कौन सा चर माना जाता है, आश्रित चर माना जाता है। और यहाँ पर मध्यस्थ चर का काम कौन करता है, मध्यस्थ चर का कार्य कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है। तो पाठ्यक्रम क्या करता है, मध्यस्थ चर का काम करता है जो बालक और शिक्षक को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है और दोनों के बीच क्या हो जाती है, अंतःक्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये शिक्षक होता है, जो शिक्षक होता है बेटा, वो बालक को अपने साथ जोड़कर कोई ना कोई कार्य करता है। तो इस तरह से कार्य करना भी एक क्या है, कला है। क्या है, कला है। तो शिक्षक क्या होता है, एक कलाकार है। क्या है बेटा, कलाकार है। क्यों, क्योंकि शिक्षण एक कला है तो शिक्षक उसका क्या है, कलाकार है, कह ही सकते हैं। और बालक उसके कलाओं को देखकर, ध्यान दीजिए, कलाओं को देखकर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहता है। किसके कार्य को देखकर, किसकी कला को देखकर बेटा, शिक्षक के कार्य को देखकर अपने अंदर, अपने मानसिक, ठीक है, अपने मानसिक के अंदर अंतरात्मा की जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत क्या करता है, वांछित परिवर्तन लाता है, इच्छित परिवर्तन लाता है। जहाँ पर वांछित परिवर्तन की बात करें, इच्छित परिवर्तन की बात करें, या वातानुकूलित परिवर्तन, मतलब उसके वातावरण के अनुकूल
उसके वातावरण के अनुकूल परिवर्तन, इच्छित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन या सीखने में वृद्धि की बात करें, सीखने में वृद्धि की बात करें या प्रेरणा मिले उसको किसी न किसी तरह से, क्या मिले बेटा, प्रेरणा मिले, तो वहां पर क्या होता है बेटा, शिक्षण कार्य होता है। क्या होता है, शिक्षण कार्य। तो शिक्षण क्या है, कला है, और शिक्षक उसका क्या है, कलाकार है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान ये देना है, कोई भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर एक कला विकसित करनी पड़ती है, और प्रत्येक कलाएं, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कलाएं किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। प्रत्येक कला किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। इसीलिए शिक्षण कार्य के अपने क्या होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। बात समझ में आ गई भाई, शिक्षण कार्य के अपने सिद्धांत होते हैं भाई। मैंने क्या कहा, शिक्षण का एक कला है, और किसी भी कार्य मतलब किसी भी व्यक्ति के कला करने के, कला दिखाने की या कला का अपने अंदर विकसित करने के कुछ ना कुछ मतलब सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। बिना उस प्रिंसिपल से, उस कॉन्सेप्ट के, बिना उस सिद्धांत के, बिना उस परंपरा को पूरा किए कभी भी आप वो कला दिखा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो प्रत्येक कार्य करने के अपने एक सिद्धांत होते हैं। सेम उसी तरह शिक्षण कार्य के अपने क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो क्या करता है, जो शिक्षण कार्य को आसान बनाता है। क्या करता है बेटा, आसान बनाता है। ठीक है, शिक्षण कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है। और ध्यान दीजिएगा, और शिक्षण की प्रक्रिया को, और शिक्षण की जितने पॉइंट बता रहे सब ध्यान से आपको देना। शिक्षण की प्रक्रिया को सरल व सुगम मतलब बोधगम्य, या लिख सकते क्या, सुगम या बोधगम्य मतलब अंडरस्टैंडिंग लाने हेतु, सीखने हेतु, जहां पर जटिलता को दूर की जाए। मतलब ये भी कहा जाता है शिक्षण एक जटिल कार्य है। और भाई बिल्कुल जटिल कार्य किसी मतलब टीचर के माध्यम से बालक को समझाना आसान काम समझते हैं, बिल्कुल नहीं, वो एक जटिल कार्य। लेकिन शिक्षक के अंतर्गत जब कुछ सिद्धांत, जब कुछ नियम, कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो उन्हीं नियमों से, उन्हीं कौशलों से, उन्हीं सिद्धांतों से वो जटिल कार्य को क्या कर देता है, आसान बना देता है, सरल बना देता है, सुगम बना देता है, बोधगम्य बना देता है। ठीक है, तो क्या करता है भाई, शिक्षण की प्रक्रिया को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए, शिक्षण बोधगम्य बनाने के लिए क्या किया गया भाई, शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत को प्रतिपादन कब किया गया, शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए क्या किया गया, इस पर विचार मतलब प्रतिपादन किया गया। तो शिक्षण सिद्धांत जो है, शिक्षण सिद्धांत एवं विचार क्या है भाई, एक तरह से सामान्यीकरण का मतलब होता है कि शिक्षण जो कार्य है वो क्या है, एक उस पर विचार कर लेना, उसको सामान्यीकरण करना, है ना, यही आपका क्या होता है, शिक्षण कार्य होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर गिज महोदय का कहना है भाई, गिज महोदय का क्या कहना है, लिख लेंगे। गिज महोदय का कहना है कि, गिज महोदय का कहना है कि, क्या कहना है भाई इनका, शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के, शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के, शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में, क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध
क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अब समझ में आया बेटा? तो गिज महोदय क्या कहना है? शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के, मतलब शैक्षिक जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में, मतलब किसी भी क्षेत्र के विषय में, चाहे आप टेट को लीजिए, चाहे सीटेट के ले लीजिए, किसी भी टॉपिक पर, चाहिए ऐसे IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, UPP, मतलब किसी के बारे में कह रहा है, किसी भी क्षेत्र के बारे में विचारों व क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, मतलब जो उसके पक्ष में आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं या उसके जो भी क्रमबद्ध उसके कुछ टॉपिक को क्या करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं या सामान्यीकरण करना चाहते हैं। सामान्यीकरण को क्या कहते हैं बेटा? शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अब शायद समझ में आ गया होगा शिक्षण सिद्धांत है क्या। क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम कुछ प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों को जानते हैं। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत। अब भाई वो कौन कौन से प्रमुख शिक्षण सिद्धांत हैं जिनकी मदद से कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य को आसान बना देता है, बोधगम्य बना देता है, सरल बना देता है। उन शिक्षण सिद्धांतों को हम जान लेते हैं। शिक्षण सिद्धांत, आप लोग जितने सिद्धांत, लगभग 12-13 सिद्धांत बताएंगे, सभी सिद्धांत तैयार रख लीजिएगा। इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही कहेगा निम्न में शिक्षण सिद्धांत नहीं है, ऐसे कहेगा। तो जो है अगर याद रहेगा, जो नहीं है तुरंत उस पर टिक मार देंगे। ठीक है? या निम्न में शिक्षण सिद्धांत है, या वे सिद्धांत जो शिक्षण बालक को शिक्षण कार्य में शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, क्या होते हैं? शिक्षण सिद्धांत होते हैं। अब आपको जानना पड़ेगा शिक्षण सिद्धांत क्या क्या है ना? तो गाइस चलिए देखते हैं क्या है शिक्षण सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहला है मनोरंजन का सिद्धांत। सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला है मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत क्या है भाई? मनोरंजन का सिद्धांत जिसे बहुत स्ट्रिक्टली सावधान होकर पढ़ाना, बॉडी लैंग्वेज को यूज न करना, समय समय पर कुछ कहानियां ना सुना देना बच्चों को, समय, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बालक को बीच बीच में जैसे मतलब खिलाया ना जाए, मतलब खेल ना कराया जाए, उसको कुछ कहानी ना सुनाई जाए, एकदम सीरियस होकर पाठ को पढ़ाया जाए, तो बालक कभी पढ़ नहीं सकता है। उसके अंदर तो हमेशा क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए, कि कोई चीज करने के प्रति रुचि होनी चाहिए। भाई किसी के प्रति रुचि, जब उसके महत्व को समझाएंगे तब तो आएगी ना। तो महत्व को समझाने के लिए हमेशा उसके अंदर क्या होना चाहिए? मनोरंजन जरूर होना चाहिए। इसलिए मिड डे मील के बाद ये योजना बनाई गई है कि सेकेंड मीटिंग में बालकों को लंच टाइम में कुछ ना कुछ खेलने का भी मौका दिया जाए, जिससे खेल कूद के माध्यम से भी कुछ ना कुछ क्या करें, सीखते रहे। और ग्रुपिंग खेल होनी चाहिए, तो उससे उसके अंदर क्या होगा? एंटरटेन भी होगा और पढ़ने की शक्ति और बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये मनोरंजन का सिद्धांत बहुत जरूरी है। बहुत सीरियस होकर अगर कोई टीचर पढ़ाए तो कभी बालक पढ़ नहीं सकता। सीरियस हो लेकिन साथ साथ उसको एंटरटेन करते रहे। ठीक, चल आगे अगला पॉइंट क्या है भाई? रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या होता है भाई? रुचि, आप लोग जानते हैं रुचि बहुत बड़ी चीज है। रुचि को आसान मत समझिए। आज हम लोग पढ़ रहे, आप हमारा वीडियो देख रहे, तो आपको रुचि है देखने की, समझ में आता है आपको। बिना रुचि की कभी भी कोई सिद्धांत, मतलब बिना रुचि के कभी भी कोई कार्य करता गया नहीं जाता। एक मानसिक क्रिया है जो अंतर की शक्तियों को क्या करता है? बाहर की तरफ। भाई आप कुछ भी कहते रहिए, भाई एक रुचि होती जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक रुचि होती दिखाई देती। इससे आपको कहा जाए चलिए फला चीज आज मार्केट में जो है कुछ खा लिया जाए, लेकिन बच्चे वो कहते भाई नहीं खाएंगे। लेकिन एक घंटा बाद जाके देखते हैं कि ठेले वाले के दुकान पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो इसका मतलब वहां समझ में आएगा भाई उसकी रुचि थी। यही है रुचि, जो दिखाई नहीं जाती है लेकिन वो दिख जाती है। समझ रहे हैं बात? तो वही बालक के अंतर्गत उसके जो पाठ्यक्रम है, मतलब कहने का मतलब ये है बालक के अनुसार शिक्षा नहीं होनी चाहिए, है बालक के अंदर शिक्षा है। ठीक है, बालक के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा के अनुसार बालक को कभी आप नहीं बना सकते हैं।
बाल केंद्र शिक्षा और चल रही है, तो बालक मतलब शिक्षा उस तरह से बनाई जाए जो बालक चाहता हो, जिसमें बालक अपनी रुचि, अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता हो। ठीक है, वही रुचि का सिद्धांत होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला सेकंड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की आपको पता है, अभिप्रेरणा में आवश्यकता, चालकता और प्रोत्साहन, ये तीनों इसके मुख्य तत्व होते हैं बेटा। और आप जानते हैं जब तक बालक के अंतर्गत अभिप्रेरणा नहीं, अभिप्रेरणा एक मानसिक क्रिया होती है जो अंतरात्मा की शक्तियों को बाहर दिखाने का प्रयास करती है। मतलब जब बालक के अंतर्गत किसी कार्य करने के प्रति या कार्य को जारी रखने के प्रति उसके अंदर क्या आंतरिक शक्तियों में परिवर्तन लाया जाए, तो वहां पे बालक क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। यही अभिप्रेरणा। तो इसके तीन तत्व होते हैं। आवश्यकता क्या है? बालक के अंतर्गत तनाव उत्पन्न कर देता है, और उस तनाव को शांत करने के लिए कहाँ जाता है? प्रणोद में जाता है, चालकता में जाता है, अंतर्मोद में जाता है, और लास्ट में उसको क्या मिलती है बेटा? प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए वुडवर्थ महोदय का कहना था, क्या कहना था भाई? कहना ये था कि प्रोत्साहन या कह सकते हैं निष्पत्ति बराबर क्या होता है? अभिप्रेरणा प्लस क्या होता है? योग्यता होता है। ठीक है, तो ये कौन कहा है? भाई प्रोत्साहन बराबर क्या होता है? या निष्पत्ति बराबर क्या होता है? अभिप्रेरणा प्लस, ये वुडवर्थ महोदय का कौन कहा है? वुडवर्थ। ठीक, वुडवर्थ महोदय कहना है। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा? अभिप्रेरणा। जब तक बालक के अंदर अभिप्रेरणा नहीं आएगी तब तक बालक को सीख नहीं सकता है। अगला पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखेंगे विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है भाई? अगर बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा जो है टॉपिक लेके आए हैं, आप उसको एक ही क्लास में समझाना चाहते हैं, एक ही, तो नहीं, उसको क्या करिए? विभाजन करिए। ठीक है, विभिन्न मतलब उसको मतलब कह सकते हैं विश्लेषण करिए। एक तरह से देखा जाए ना, विश्लेषण का सिद्धांत कह दीजिए आप फॉलो करता है। अगर आप उसको विभाजित करके छोटे टुकड़ों में बांट कर अगर आप सिखाते हैं, या किसी भी टॉपिक को अगर इकाइयों में बांट कर आप बालक को सिखाते हैं, तो बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। तो इस सिद्धांत का आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगला सिद्धांत लिखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? कि दो बालक कभी एक समान नहीं होते हैं। उसमें चाहे गुणों को देखा जाए, चाहे उसकी शारीरिक गति को देखा जाए, उनके मानसिक बुद्धि को देखा जाए, या बुद्धि लब्धि को देखा जाए, चाहे एक बालक हो एक बालिका हो, मतलब दोनों में उनकी रुचि को देखा जाए, मतलब ये सब उनकी सोच है ना, सोच पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कुछ भी देखा जाए, मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों बालकों में विभिन्नता जरूर पाई जाती है। तो आप हमेशा एक जैसा मानकर सभी बालकों को ना पढ़ाएं, हमेशा ये देख के पढ़ाएं कि कौन सा बालक किस विषय पर रुचि रखना चाहता है, किस में उसकी रुचि नहीं है। उस आधार पे शिक्षण कार्य क्या करना चाहिए, उसकी उम्र को देखकर, उसके योग्यता को देखकर, उसकी अभिक्षमता को देखकर, उसकी बुद्धिलब्धि को देखकर उनको शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत कहता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अभी विभिन्नता चैप्टर भी है, अभी इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है भाई? नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षण के चरण होते हैं, है ना, जिसमें शिक्षक क्लास में जाने से पहले अपनी पाठ्यक्रम की, है ना, एक रूपरेखा बना लेता है।
क्या बना लेता है, एक रूपरेखा बना लेता है। और रूपरेखा के बनाने से पहले मतलब क्लास में जाने से पहले अपनी एक योजना बना लेता है। रूपरेखा मतलब क्या, योजना, ढांचा। देखो ढांचे से संबंधित क्वेश्चन आया था। ढांचा बहुत बड़ी चीज है, पाठ जिसको बोलते हैं ना, जिसमें पूर्व निर्धारित क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इसकी एक क्या बना लेना, प्लान बना लेना ना। ये इसका टीचर के लिए एक हथियार बन जाएगा कि हम ये पढ़ाएंगे तो क्लास के सामने पहुंचने के बाद तुरंत एकदम शुरुआत हो जाती, बहुत प्रभावशाली शिक्षण कार्य होता था। ठीक, इस योजना का सिद्धांत जरूर लागू करना चाहिए। ठीक है, नियोजन जरूर कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने से पहले। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां क्या है भाई, सातवां नोट कर लेंगे, चयन का सिद्धांत। एक मिनट लिख लो पहले, क्रियाशीलता एवं करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता एवं करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता भाई बालक को इस तरह से बनाइए जिससे बालक क्या हो, सक्रिय हो, क्रियाशील हो, उसमें क्या पाया जाए, सक्रियता पाई जाए, क्रियाशीलता पाई जाए, ऐसे उसको अवसर मिले। अवसर किसका, अवसर मिले करके सीखने का। ऐसे कुछ आप टॉपिक पढ़ाइए, प्रयोग कराइए। कौन कहता है, संज्ञानात्मक विकास कहता है ज्यादा किसी भी बालक के प्रयोगात्मक कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसको करके सीखने का अवसर दिया जाए, तभी उसके संज्ञान में परिवर्तन होगा। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान विशिष्ट ज्ञान का एक संगठन ही संज्ञान कहलाता है। जब बालक के अंतर्गत कुछ विशिष्ट ज्ञान आ जाते हैं, उसका एक सेट समुच्चय बन जाता है, वही उसका क्या है, स्कीमा है, वही उसका क्या है, संज्ञान है। ठीक है, तो अभी हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आगे तो अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सक्रियता मतलब बालक के अंतर्गत क्रियाशीलता जरूर होनी चाहिए, इस सिद्धांत से पढ़ाइए। चलिए आगे बढ़िए। सातों बात, आठवां वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, जिससे आप लोग भी पढ़े और साथ साथ इसके साथ साथ हमारे लिए एक प्रोत्साहन के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब है ना, और लाइक बनता है जरूर आपके लिए थोड़ा सा। ठीक है, प्रोत्साहन बने रहे, मतलब लगे हमको नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा। ठीक है, चलिएगा इस ओके। आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट ये है, नोट कर लेंगे, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या है बेटा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आप पढ़ाई कोई भी करा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य पर पढ़ाई शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, आठवां पॉइंट हो गया। नौवां पॉइंट लिखेंगे, आवृत्ति का सिद्धांत। क्या है बेटा, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है भाई, यदि आप याद किए गए पाठ को क्या करना चाहिए, कुछ समय पश्चात पुनः पढ़ लिया जाए। ठीक है, बच्चे के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य हो रहा है, जो अब पाठ पढ़ाया गया है, बच्चे को चाहिए उसको पुनः उठा के पढ़े। ठीक है, और इसकी जो है अच्छी तरह से क्या हो, जिससे अच्छी तरह याद हो जाए, यही क्या होता है, आवृत्ति का सिद्धांत होता है। तो पाठ क्या कर लेना बेटा, पुनरावृत्ति करना कितने समय के लिए की जानी चाहिए, जिससे कि आपके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और वो व्यवहारिक ज्ञान आ जाए। ठीक है, आपको चीजें याद हो जाए, तो उसके अंदर आवृत्ति कराना मतलब बच्चों के साथ दोहराया जाना चाहिए। ठीक है, रिवाइज। 10वां सिद्धांत नोट करेंगे। 10वां सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है, सहसंबंध मतलब शिक्षक और बालक में सहसंबंध जैसा मित्रता होनी चाहिए, मित्रता का संबंध होना चाहिए। ये ना हो बालक अलग जा रहा, शिक्षक अलग जा रहा, बालक शिक्षक की शिकायत कर रहा है, तमाम बातें बिल्कुल नहीं। हमेशा मित्र का व्यवहार से होना चाहिए और शिक्षक खुलकर बच्चों की समस्या का समाधान करे और उससे जो है हमेशा प्रश्न पूछने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ऐसे उनके दोनों के बीच में ऐसा संबंध हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो आप सोचिए, आपकी प्रति बालक भी अच्छा सोचे, ऐसा कुछ शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए।
आप कुछ और सोच रहे हो, आपके प्रति बालक निगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपको सैद्धांतिक नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप अपने में मस्त हैं, तो ऐसे ये शिक्षण सिद्धांत फॉलो नहीं करता। मतलब सहसंबंध का सिद्धांत, दोनों के प्रति एक दूसरे के अंदर सहसंबंध का सिद्धांत होना चाहिए। तो इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, क्या है भाई 11वां पॉइंट, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। अब भाई लोकतंत्र व्यवहार क्या कहता है, सभी लोकतंत्र क्या कहता है, जन साधारण शिक्षा, ना कि कोई एससी है, ना ओबीसी, ना जनरल, कोई। अब अगर आप पढ़ा रहे क्लास में तो ये जानिए वहां पर लोकतंत्र आपका है, आप बिल्कुल किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक समान लेकर शिक्षण कार्य करेंगे, ये लोकतंत्र कहता है। चलिए भाई समय बीतता जा रहा है, अगला पॉइंट देखते हैं जो समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र सब लोग जानते हैं, है ना। अगला है जीवन से संबंध सिद्धांत। जीवन से संबंध सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत। भाई जीवन से संबंध जोड़ना मतलब आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो जो शिक्षा दे रहे हैं वो देखिए क्या वो बालक के जीवन को छू रहा है कि नहीं, उसको प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ऐसा शिक्षा दे दीजिए बालक कभी उससे प्रभावित नहीं, बालक जैसा तैसा रह गया, है ना। तो उसको जीवन से, उसके जीवन के लक्ष्यों को जोड़कर आप शिक्षा कार्य दीजिए, ठीक है। तो बार 13वां पॉइंट नोट करेंगे। 13वां पॉइंट है, नोट कर लेंगे, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, ठीक, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। और 14वां है संश्लेषण व विश्लेषण का, ये विधि है बेटा, और सिद्धांत में भी जान लीजिएगा। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब व्याख्या करना, और संश्लेषण का मतलब क्या करना, संश्लेषित करना, उसका अर्थ बताना, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देना, क्या होता है विश्लेषण हो गया, और संश्लेषण को जोड़कर भावार्थ देना, क्या होता है संश्लेषण। क्लियर हो गया होगा ना, चलो ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि समझ में सबको आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन हमारे तरफ से, हमारे प्रोत्साहन के लिए आप लोग का एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर बनता है, साथ साथ शेयर जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। थैंक यू।